हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे अभी अभी पूरी कायनात को रचने की शक्तियां मिली थीं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, ठीक अगले ही दिन उसे पता चला कि उसे पेट का लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पुश्तैनी बगीचे को एक छोटी सी नकली दुनिया में बदल दिया। वो चाहता था कि यहाँ इवोल्यूशन की स्पीड इतनी तेज हो जाए कि कोई न कोई इलाज निकल आए। उसका बस एक ही मकसद था, एक ऐसी सभ्यता खड़ी करना जो कैंसर का इलाज ढूंढ सके। उधर उस चौकोर सैंडबॉक्स के नन्हे निवासियों ने अपनी दुनिया को टटोलना शुरू कर दिया था। एक दिन वे यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी दुनिया गोल नहीं बल्कि चपटी है और वहाँ एक बेहद विशालकाय दैत्य रहता है। जब भी कोई सभ्यता उस आदमी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, वो उसे पूरी तरह तबाह कर देता और नए सिरे से शुरुआत करता। वो हर दौर के हीरोज को एक सवाल पूछने का मौका देता था, और जानते हो वो अक्सर उससे क्या पूछते थे? यही कि आपको हमारी दुनिया बनाने में कितना समय लगा। उस आदमी को याद आया कि उसे मिट्टी खोदकर वो सैंडबॉक्स बनाने में पूरे 7 दिन लगे थे। बस उसने कह दिया 7 दिन, और देखते ही देखते उस नन्ही सी दुनिया में ये कहानी फैल गई कि भगवान ने पूरी कायनात को सिर्फ 7 दिनों में बनाया है। उस सैंडबॉक्स में कई सभ्यताएं आईं और चली गईं, पर किसने सोचा था कि इन शानदार संस्कृतियों की शुरुआत इतनी मामूली होगी। सब कुछ एक सिंपल स्पोर्ट से शुरू हुआ था। उसने बगीचे के मेन सैंडबॉक्स के अंदर एक नकली उथला तालाब बनाया। पानी में नमक की मात्रा को समंदर जैसा सेट करने के बाद उसने बीच के पानी में ढेर सारे जर्ग स्पोर्स छोड़ दिए। उसने सेल डिवीजन की स्पीड को 10,000 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब था कि असली दुनिया का एक दिन सैंडबॉक्स के अंदर 10,000 साल के बराबर था। फिर भी इतनी तेज स्पीड के बावजूद 5वें दिन जाकर कहीं वो सिंगल सेल वाले जीव आखिरकार प्लैंकटन में बदल पाए। जैसे ही बीच का समंदर गंदा और धुंधला दिखने लगा, उसने तुरंत उनके जीन्स पर एक लिमिट लगा दी ताकि इन जीवों का साइज ज्यादा न बढ़े। वो नहीं चाहता था कि वो बहुत बड़े हो जाएं। छठे दिन की दोपहर तक उस पुरानी इकोसिस्टम में बदलाव दिखने लगा। पानी में पहली बार मल्टी सेल्युलर जीव नजर आए। कुछ मिनटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो। सैकड़ों प्रजातियां कुछ ही सेकंड में पैदा होती और विलुप्त हो जाती और उनकी जगह अगली पीढ़ी ले लेती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। उस सैंडबॉक्स दुनिया ने अपनी पहली बड़ी तबाही का सामना किया। इस दुनिया के 12 घंटे के अंधेरे का मतलब उनके लिए कोई आम रात नहीं थी। इसका मतलब था पूरे 5000 साल तक बिना धूप के रहना। इसके चलते पानी के ढेर सारे पौधे सूख कर नीचे बैठ गए। रात के सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। आखिर एक छोटे से सैंडबॉक्स का माहौल और गिने चुने जीव इतनी बड़ी मार कैसे झेलते? वहाँ का माहौल नई प्रजातियों को जन्म देने के लायक नहीं बचा था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस पानी में बेहद लचीले और हर माहौल में ढल जाने वाले जर्ग सिंगल सेल्स थे। चांद की रोशनी पड़ने के आधे घंटे बाद मरे हुए पौधों के मलबे के बीच समंदर की सतह पर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। ये चींटी के आकार का एक छोटा सा नीला पौधा था जिसका शेप एक पत्ती जैसा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि धूप न मिलने पर इस जिद्दी छोटे से जीव ने चांद की रोशनी से ही अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। वो आदमी ये सब देखकर दंग रह गया। उसने इस अनोखे पौधे का नाम रखा ब्लू फ्लाई ट्रैप। जैसे ही इस पौधे ने तबाही के पहले दौर को पार किया, ये कुछ ही सेकंड्स में बड़ी तेजी से विकसित होने लगा। फ्लाई ट्रैप ने खुद को उस अंधेरे के हिसाब से इतनी जल्दी ढाला कि वो बगीचे पर चमकने वाली चांदनी को सोखने के लिए कमल के पत्तों की तरह पूरे पानी पर फैल गया। 1 घंटे बाद, यानी हजारों पीढ़ियों के एवोल्यूशन के बाद, ये प्रजाति 2 अलग अलग रूपों में बट गई। एक ग्रुप तो वो ब्लू फ्लाई ट्रैप थे जो सिर्फ चांदनी सोखने और उससे ज्यादा एनर्जी बनाने में जुटे रहे। वहीं दूसरा ग्रुप थोड़ा खतरनाक हो गया। उन्होंने मांसाहारी रूप ले लिया। ये उसी चांदनी की एनर्जी से एक हल्की सी चमक पैदा करते थे जो दूसरे जीवों को आकर्षित करने या फंसाने के लिए एक चारे का काम करती थी। ये जो दूसरे प्लैंक्टोनिक ब्लू फ्लाई ट्रैप्स को अपनी तरफ खींचता और फिर उन्हें चट कर जाता। ये सब देखकर वो आदमी हैरान रह गया और जिंदगी के जीने की इस जिद का लोहा मान गया। इस अकेले बचने वाले जलीय पौधे ने उस घाव अंधेरे समंदर के अंदर अपनी खुद की एक पूरी अनोखी दुनिया खड़ी कर ली थी। तभी उसके मन में एक बात आई और उसने इन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने तुरंत एक काली नोटबुक ढूंढी जिसे वो अपनी इस नई दुनिया का इतिहास बनाने वाला था। अपनी इस क्रिएशन के पहले पन्ने को खोलकर उसने उस अंधेरे दौर के बारे में लिखा जहां दुनिया बदल गई थी और सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। दुनिया 5000 साल के अंधेरे में डूब गई थी, जिससे 99% समुद्री जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस पूरे महाकाव्य में सिर्फ ब्लू फ्लाई ट्रैप ही जिंदा बचा और उस अंधेरे समंदर का बेताज बादशाह बन गया। उसने तालाब की तरफ देखा जो अब जिंदगी से लबालब भरा एक समंदर बन चुका था। वो चुपचाप सोचने लगा कि उसके ये जर्ग सेल्स आगे चलकर किस तरह के समुद्री जीवों को जन्म देंगे। वो सुबह होने के इंतजार में पूरी रात जागा रहा, लेकिन जैसे ही 7वें दिन की शुरुआत हुई, पासा बिल्कुल पलट गया और एक नया हादसा हो गया। अंधेरे में फलने फूलने वाले अलग अलग तरह के ब्लू फ्लाई ट्रैप्स सूरज की रोशनी पड़ते ही तुरंत सूखने लगे। कमजोर चांदनी के आदी हो चुके ये पौधे ऐसे डूबने लगे जैसे कोई उन्हें जला रहा हो। पल भर में ब्लू फ्लाई ट्रैप्स की अपनी ही एक बहुत बड़ा तबाही हो गई। लेकिन दोपहर होते होते नीले रंग का एक और छोटा सा दाना दिखाई दिया। उन मरे हुए पौधों की कॉलोनियों से जिंदगी एक बार फिर उठ खड़ी हुई, इस बार एक 5 कोनों वाले तारे जैसे दिखने वाले ब्लू फ्लाई ट्रैप के रूप में।
उसने खुद को जिंदा रखने के लिए अपना रूप बदल लिया था। इस तबाही से बच निकलने के बाद उसने तेज धूप वाले माहौल में ढलने के लिए अपनी अगली पीढ़ियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में ये नया ब्लू फ्लाई ट्रैप लाखों बार मरा और दोबारा पैदा हुआ। दिन और रात के इस फेरबदल के बीच समंदर के कभी बादशाह रहे ब्लू फ्लाई ट्रैप्स का नामो निशान मिट गया और इस तबाही से एक कमजोर प्रजाति निकलकर सामने आई जिसे पर्पल ग्लो ग्रास कहा गया। अब यही इस नए दौर की असली हीरो थी। जैसे ही 7वीं रात हुई, पर्पल ग्लो ग्रास समंदर में आराम से रहने लगी क्योंकि अब वो सूरज और चांद दोनों के चक्र को झेल सकती थी। इसी के साथ इन भारी तादाद में उगे पौधों के फोटोसिंथेसिस की वजह से समंदर में ऑक्सीजन का लेवल आसमान छूने लगा। समुद्री जानवरों के पनपने के लिए जैसी कंडीशन चाहिए थी वो आखिरकार पूरी हो गई और जल्द ही समंदर के सिंगल सेल्ड जीवों ने खुद को साफ करना और इवॉल्व होना शुरू कर दिया। जीवों का एक ग्रुप सबसे पहले सामने आया और उनके आते ही समुद्री जानवर आधिकारिक तौर पर विकास के इतिहास के मंच पर आ गए। जानवरों को सामने आता देख उस आदमी के चेहरे पर आखिरकार एक राहत भरी मुस्कान आई। दिन रात जागे रहने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था। वो सीधे बिस्तर पर गिरा और सो गया। अपने सैंडबॉक्स क्रिएशन के 8वें दिन जब उसने देखा तो कुछ समुद्री जानवर अब पानी से संतुष्ट नहीं थे। समंदर की भयानक आपसी होड़ और कंपटीशन की वजह से वे एम्फीबियन बन गए ताकि उस बंजर सूखी जमीन पर रह सके। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली। उसने तीसरे दौर को रिकॉर्ड किया जिसे उसने न्यूलाइफ एरा नाम दिया, जहां तरह तरह के जानवरों का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और पहला समुद्री जीवन खूब फला फूला। रीढ़ की हड्डी के बिना वाले जीवों ने अपने मजबूत शंख और शेल्स के दम पर समंदर पर राज किया, लेकिन उनका ये राज ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि जल्द ही रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीवों ने जन्म ले लिया। अपनी फुर्ती के दम पर रीढ़ वाले जीवों ने उन्हें हरा दिया और समंदर के नए मालिक बन गए और धीरे धीरे समंदर से बाहर रेंगकर जमीन पर आ गए ताकि सदियों तक राज कर सकें। अपने नोट्स पूरे करने के बाद उसने चुपचाप उस काली नोटबुक को बंद कर दिया। भले ही उसके बनाए जीव अब जमीन पर रहने वाले जानवरों में बदल रहे थे, लेकिन उसके मन में एक शक अभी भी बना हुआ था। वो सोच रहा था कि इंसानों जैसी अक्ल वाले जीव को सामने आने में आखिर कितना समय लगेगा। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात आई कि क्यों न वो अपना खुद का खून इस मिक्सचर में मिला दे, लेकिन ये आदेश बहुत ज्यादा रिस्की और बड़ा था। थोड़ा संभलकर चलते हुए उसने पहले दूसरे जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और वो चिड़ियाघर की तरफ निकल गया। एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उसने वहां से एक गोरिल्ला के खून का सैंपल खरीद लिया। जब तक वो वापस अपने बगीचे में लौटा, वो पूरा 100 एकड़ का छोटा सा सैंडबॉक्स एक खूबसूरत कुदरती दुनिया में बदल चुका था, जहां हरे भरे पहाड़ थे और मैदानों में अजीबोगरीब पेड़ उगे हुए थे और जानवर तो नदियों में तैर रहे थे। जब उसने अपने ही हाथों से बनाए इस विशाल एक्सपेरिमेंटल मैदान में दोबारा कदम रखा, उसने आखिरकार एक छोटे भौरे जैसे दिखने वाले जीव को चुना और उसे सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एक बिल्कुल नए एक्सपेरिमेंटल एरिया में छोड़ दिया। गोरिल्ला का खून उसमें डालने के बाद उसने वक्त की रफ्तार को तेज कर दिया और देखा कि जो जीव इस खून को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो पूरी तरह खत्म हो गए। महज 2 दिनों में ऐसे करोड़ों भौरे जैसे जीव मर गए, लेकिन बचने वालों में उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने उस छोटे से ग्रुप को चुना जिनमें खून का ये मेल सबसे कामयाब रहा था और इस नई प्रजाति का नाम रखा इंसेक्टॉइड गार्डनर्स। ये जीव काफी हद तक इंसानों जैसे दिखते थे, बस एक बड़ा फर्क था, उनकी पीठ पर काले रंग की एक गोल ढाल उगी हुई थी। इन काले पन्ने जैसे चमकने वाले इंसेक्टॉइड्स को पूरी तरह तराशने में पूरे 2 दिन लग गए, जिसका मतलब था कि सैंडबॉक्स के अंदर 20,000 साल बीत चुके थे। आसमान छूते पेड़ों के साथ कई ताकतवर नई प्रजातियां सामने आ चुकी थीं और विशालकाय जीवों की तादाद में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसका मतलब था कि यह सैंडबॉक्स अब जुरासिक काल जैसे एक खौफनाक दौर में पहुंच चुका था, जहां सिर पर काली डिस्क वाले खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर उसकी तय की हुई साइज लिमिट तक पहुंच चुके थे, यानी करीब एक पालतू बिल्ली जितने बड़े। अब वो अपने इन बनाए हुए इंसेक्टॉइड्स को इस दुनिया में छोड़ने के लिए तैयार था। उसने उन्हें दक्षिण की एक हरी भरी घाटी में रख दिया और सोचने लगा कि ये नन्हे जीव इतने बेरहम दौर में आखिर कैसे जिंदा बचेंगे। उसने समय की रफ्तार को बदलकर एक दिन बराबर 100 साल पर सेट कर दिया और अगली सुबह होते ही वो दौड़कर उन्हें देखने पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि इंसेक्टॉइड्स के उस ग्रुप ने उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया था। उन्होंने पहले से ही एक पुराना कबीलाई सिस्टम और एक बुनियादी भाषा तक बना ली थी, लेकिन तभी एक नई चिंता सामने आ खड़ी हुई। वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। उनके 20,000 साल पुराने जीन्स इस नए दौर के विशालकाय जानवरों के सामने कहीं नहीं टिकते थे। वो अपनी इतनी मेहनत से बनाई गई रचना को अपनी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उन्हें सभ्यता की नई राह दिखाने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन एक छोटा चांदी का पाइन बोनसाई ऑर्डर किया और सुई की नोक जितनी पतली एक खास अलॉय की तलवार बनवाई। जब तक ये दोनों चीजें बनकर उसके पास पहुंची, उसकी दुनिया में 1.5 दिन बीत चुका था, जो उसके इन जीवों के लिए पूरी एक जिंदगी की तरह था। इंसेक्टॉइड्स के लिए 150 साल गुजर चुके थे और उनकी आबादी अब इतनी घट चुकी थी कि वो खत्म होने की कगार पर थे। फिर भी उसे एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसी खूंखार दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय तक टिके रहना ये साबित करता था कि उनमें गजब की काबिलियत थी और इसलिए समय की रफ्तार को वापस नॉर्मल करने के बाद उसने उनसे मिलने के लिए सैंडबॉक्स में कदम रखा। इस समय तक इंसेक्टॉइड गार्डनर कबीला पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर था
उनका कमजोर हौसला पूरी तरह टूट चुका था। कई नर इंसेक्टॉइड्स ने अपने गले से गहरी डरावनी आवाजें निकाली जो उनके पीछे खड़ी महिलाओं और बच्चों को तुरंत पीछे हटने का इशारा थी। उन्होंने अनजान जानवरों की हड्डियों से बने डंडे हाथ में ले लिए और डार्क क्लॉज नाम के कई बिल्कुल काले शिकारियों की तरफ टूट पड़े। दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही खौफनाक चाहत दिख रही थी, जैसे तैसे जिंदा बचना। ऐसा लग रहा था कि वो इस भागने वाली जिंदगी के आदी हो चुके थे, जबकि हमला करने वाले मर्द पहले ही उन डार्क क्लॉज का निवाला बन रहे थे। जमीन पर खून बिखरते देख ऊपर से देख रहे उस आदमी का दिल भर आया। इस पुराने कबीले का नुकसान बहुत ज्यादा भयानक था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, उस प्राचीन जंगली जंगल के अंदर भागते हुए इंसेक्टॉइड्स को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही हो। आसमान से आफत आते देख अनगिनत जानवर डर के मारे उड़ने लगे। जीवों के झुंड इधर उधर भाग गए और उसके आगे बढ़ने से ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी चपटे हो गए हों। कुछ सबसे ताकतवर प्रजातियों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो आसमान से गिरे एक पैर के नीचे आकर कुचल गईं। वो तेजी से भागते हुए सैनिकों के पास पहुंचा और वहां से गुजरते हुए उसने लापरवाही से उन डार्क क्लॉज को पैरों तले रौंद दिया जो लाशों को नोच रहे थे। वो बचे हुए इंसेक्टॉइड्स डर के मारे पीछे मुड़कर देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर ये किस तरह का नामुमकिन जीव है जो इतना विशाल है। उनके लिए वो आदमी उनकी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों से भी 10,000 गुना बड़ा था, जिसने उन खूंखार डार्क क्लॉज को भी ऐसे कुचल दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। इंसेक्टॉइड्स ने सिर उठाकर देखा तो उन्हें एक ऐसी विशाल हस्ती दिखाई दी जिसका सिर बादलों को छू रहा था, जैसे कोई प्राचीन दैत्य आसमान को चीरकर खड़ा हो। वे डर के मारे चीख पड़े और उनके पैर तुरंत जवाब दे गए, लेकिन वो आदमी उनकी पुरानी भाषा का एक एक शब्द समझ सकता था। उसने उनके इस झटके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उनके लिए तो वो साक्षात भगवान ही था। भागो, हमें भागना होगा, वे चिल्लाए। लेकिन वे जानते थे कि वो एक ऐसे जीव से कभी नहीं भाग सकते जिसके सामने वे सिर के एक बाल जितने भी नहीं थे। कई लोग तो मायूसी में जमीन पर ही गिर पड़े। फिर भी उस रोती बिलखती भीड़ के बीच एक अकेले छोटे से इंसेक्टॉइड बच्चे ने हिम्मत करके अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और उस पर चिल्लाया, ऐ विशाल जानवर, क्या तुम भी हमें खाने आए हो? तुमने पहले ही मेरे पिता, मेरी माँ और हमारे सबसे ताकतवर योद्धाओं को मार डाला है। वो बच्चा फूट फूट कर रोया और पूछने लगा कि वे इतने कमजोर क्यों हैं। वो आदमी उस छोटे से जीव की इस बहादुरी को देखकर सच में हैरान रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तय किया कि यही बच्चा वो खास बनेगा। उसने बड़े प्यार से अपना हाथ नीचे बढ़ाया ताकि उसे अपनी हथेली पर उठा सके। जैसे ही उस विशालकाय हाथ की हथेली नीचे आई, उस बच्चे का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वो हथेली उसके लिए किसी अनंत मैदान जैसी बड़ी लग रही थी। उस आदमी के लिए तो वो बच्चा उसकी स्किन की एक बारीक लकीर से ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर भी उस बच्चे ने ऊपर देखा तो उसे 2 सूरज जैसी आंखें दिखाई दी। वे आसमान के सबसे चमकदार तारों की तरह चमक रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सैंडबॉक्स के जीवों से अपना असली चेहरा छिपा रखा था। उन्हें बस एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा था जिसमें से एक जादुई और ईश्वरीय चमक निकल रही थी। उसने शांत नजरों से उस नन्हे इंसेक्टॉइड को अपनी हथेली पर थामा। जिर्गामेशा, उसने बड़े प्यार से कहा, क्या तुम ये सब बदलना चाहते हो? उस आवाज को सुनकर वो छोटा इंसेक्टॉइड बुरी तरह कांपने लगा। उस विशाल हाथ पर खड़े होकर वो बच्चा यकीन न होने की वजह से चीख पड़ा। उसे समझ आया कि ये नामुमकिन जीव असल में बात कर सकता है। वो सोचने लगा कि इतने बड़े दैत्य के पास इतनी बुद्धि कैसे हो सकती है और उसे जिर्गामेशा नाम क्यों दिया गया। उस आदमी ने अपनी हथेली को अपनी आंखों के बराबर लाया और शांति से जवाब दिया कि ये नाम बुद्धि और ज्ञान की सबसे पहली निशानियों में से एक है। जिर्गामेशा हथेली पर खड़ा था। अचानक वो भावनाओं से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वे दोनों ही समझदार जीव हैं जो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। उसने सीधे पूछ लिया कि इतना ताकतवर और महान जीव होने के बाद भी वो उन्हें बचाता क्यों नहीं है। उसे भनक तक नहीं थी कि वो विशालकाय हस्ती असल में क्या थी। बच्चे को लगा कि वो बस किसी अक्लमंद जानवर का एक बहुत बड़ा रूप है और उस आदमी ने भी उसे सच बताना जरूरी नहीं समझा। वो उसे हाथ पर लिए पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसका हर एक कदम जंगलों को साफ कर रहा था और छोटे मोटे जीव उसके वजन के नीचे कुचले जा रहे थे। उसने उस कमजोर इंसेक्टॉइड को नीचे देखने को कहा। क्षितिज के पार उसकी आवाज बादलों की गरज की तरह गूंजी जब उसने बच्चे से कहा कि इस दुनिया को गौर से देखो। उसने समझाया कि यहाँ हर प्रजाति बराबर है। इंसेक्टॉइड्स भी पौधों या जानवरों से अलग नहीं है। तो फिर वो उनका पक्ष क्यों ले? उसने पूछा कि क्या सिर्फ समझदार होने की वजह से वे बचने के लायक हो जाते हैं? इस सवाल ने जिर्गामेशा को अवाक कर दिया और वो गहरे सदमे में डूब गया। वो बच्चा रोते हुए चिल्लाया कि अगर मदद ही नहीं करनी थी तो वो आया ही क्यों? लेकिन जवाब बहुत रूखा और कड़ा था, कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। उसने लड़के से कहा कि सिर्फ वे खुद ही अपनी जान बचा सकते हैं, हालांकि वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए सभ्यता के औजार देने को तैयार है। जिर्गामेशा उस विशाल हथेली पर बुत बनकर खड़ा रहा। वो बिल्कुल दंग होकर पहली बार बादलों के ऊपर से इस दुनिया को देख रहा था। इतनी ऊंचाई से वो विशाल जमीन, ऊंचे पहाड़ और घुमावदार नदियां सब बहुत छोटी, बिल्कुल खिलौनों जैसी दिख रही थी। अनगिनत जानवर उस आदमी के पैरों के नीचे चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। ये नजारा इतना बड़ा और जादुई था कि
कि वो समझ से बिल्कुल परे था। इतनी ऊंचाई से वो नज़ारा बेहद आलीशान, जादुई और खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन साथ ही वहां से उस आदमी की भयानक और असीमित ताकत का एहसास भी हो रहा था। कांपते हुए उस छोटे जीव ने पूछा कि आखिर ये सभ्यता होती क्या है। उस आदमी ने शुरुआत में इस नई नवेली प्रजाति को इस सवाल का जवाब देने का नहीं सोचा था, पर पल भर सोचने के बाद उसने अपनी परिभाषा दी। सभ्यता एक चिंगारी है, ये ज्ञान है और ये एक व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात, ये वो कमाल की ताकत है जिसका इस्तेमाल समझदार जीव खुद को बचाने के लिए करते हैं। ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा एकदम सुन्न रह गया। उसने जिल्गामेशा को अपने कंधे पर बिठाया और वापस उस बड़ी घाटी की तरफ बढ़ गया जहां उसके प्लान का अगला हिस्सा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने बैग से जिंकगो का एक छोटा सा पौधा निकाला और मिट्टी में रोप दिया। उसके लिए तो वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर का एक मामूली पौधा था, लेकिन उस नन्ही सी दुनिया के लिए वो बादलों को चीरता हुआ एक अमर दैवीय पेड़ था जिसका ऊपरी हिस्सा बर्फ के कोहरे में कहीं खो गया था। उसने लड़के से कहा कि अगर वो सच में सभ्यता की ताकत पाना चाहता है तो उसे हिम्मत दिखानी होगी और इस पवित्र पेड़ पर चढ़ना होगा। ये उसकी अक्ल और बहादुरी दोनों की परीक्षा थी। ये कहते हुए उसने उस पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर सुई जितनी पतली, खास तौर पर बनवाई गई धातु की एक बड़ी तलवार रख दी। उसके ठीक बगल में उसने तेल में डूबी हुई एक माचिस की तीली और एक छोटा सा कैप्सूल रखा जिसमें दीमकों के जीन्स थे जो उसके पिछले एक्सपेरिमेंट से बच गए थे। एक बार फिर उसकी आवाज आसमान में गूंजी और उसने ऐलान किया कि ये सभ्यता के 3 पवित्र खजाने हैं। पहली है न्याय की तलवार, एक ऐसा हथियार जो तुम्हारी दुनिया को बाहर के खतरों और उथल पुथल से बचाएगा। उसने समझाया कि जमीन पर घूमने वाले जंगली जानवरों के उलट एक समझदार जीव की पहचान यही होती है कि वो औजारों का इस्तेमाल करना जानता है। दूसरा है मशाल, आग की वो जलती हुई लपट जो तुम्हारी इस नई संस्कृति को ज्ञान की रोशनी दिखाएगी। और तीसरा है ताकत का खून, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ दुनिया के सबसे खुखार योद्धाओं के लिए है जो इसके खतरनाक बदलाव को झेल सकें। उसने चेतावनी दी कि भले ही ये बेहिसाब ताकत देता है, लेकिन अगर इसे झेलने में नाकाम रहे तो सीधे मौत मिलेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी की एक बहुत बड़ी कीमत। अगर वो लड़का अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहता था तो उसे मशाल की लौ बुझने से पहले पेड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। यह कहकर उसने उस नन्हे इंसेक्टॉइड को धीरे से वापस जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज पहाड़ों में गूंजती रही। जैसे ही वो उस बगीचे से बाहर निकला, उसने सैंडबॉक्स के समय की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दिया, जिससे अंदर के जीवों के लिए सेकंड अब दिनों में बदलने लगे। आखिरकार उसने अपने दूरबीन उठाए ताकि वो उस पवित्र पेड़ की छांव में चल रहे इस पूरे ड्रामे को साफ साफ देख सके। छोटा जिल्गामेशा एक कड़े संकल्प के साथ उस पवित्र पेड़ पर चढ़ने लगा। हमारी आंखों के लिए तो वो छोटा सा जीव पेड़ के तने पर किसी फुर्तीले कीड़े की तरह तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। बस कुछ ही सेकंड्स में वो अनगिनत बार नीचे गिरा, लेकिन हर बार संभलकर फिर ऊपर चढ़ने लगा। करीब 10 सेकंड बाद वो आखिरकार पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। लेकिन हकीकत में सैंडबॉक्स के अंदर जिल्गामेशा के लिए वो सफर इतना लंबा था कि उसे खुद याद नहीं था कि वो कब से चढ़ रहा था या वो कितनी बार गिरा था। उस हरी भरी चोटी पर खड़े होकर जिल्गामेशा ने तलवार को आसमान की तरफ ऊंचा उठाया और ऐसा लगा जैसे वो पूरी ताकत से कुछ चिल्ला रहा हो। इसके बाद वो एक परछाई की तरह तेजी से पेड़ से नीचे उतर आया। यह पल हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। हजारों साल बाद उस जमीन पर जहां कभी प्राचीन यामली राजवंश फला फूला था, एक ऐसी सभ्यता जो जितनी आलीशान थी उतनी ही कम समय के लिए रही, वहां पुरातत्वविदों को आखिरकार इस दौर की सच्चाई का पता जी चला। उन्हें यामली सभ्यता के वो ऐतिहासिक गीत मिले जो वहां के शुरुआती लोगों ने अपने महान राजा के लिए लिखे थे। इस सबसे पुराने दस्तावेज को जेनेसिस कहा गया। प्राचीन यामली लोगों ने इस जमीन पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो बेहद समृद्ध था, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद और जल्दी हुआ। इन ऐतिहासिक खोजों के जरिए हमें वो तारीफ के गीत देखने को मिलते हैं जो उन पूर्वजों ने अपने उस महान और काल्पनिक राजा के लिए गाए थे। ये शुरुआती और बुनियादी दस्तावेज यानी उनकी दुनिया की शुरुआत आखिरकार आज के रिसर्चर्स के सामने आ चुकी थी। इसमें यामली इतिहास के वो महाकाव्य वाले गीत थे जो उनके महान राजा को समर्पित थे और जिन्हें जेनेसिस के पन्नों में संजोकर रखा गया था। उन प्राचीन रिकॉर्ड्स में एक बुद्धि के देवता का जिक्र था जो 10,000 फीट ऊंचा था, जिसका चेहरा दैवीय था और जो पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आया था। उसी ने युवा नायक राजा जिल्गामेशा को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा और सभ्यता के 3 पवित्र खजाने सौंपे थे। उधर जब हमारा ऑब्जर्वर अगली सुबह सोकर उठा तो बगीचे के उस सैंडबॉक्स के अंदर पूरी एक सदी बीत चुकी थी। उन इंसेक्टॉइड्स के लिए जिनकी औसतन उम्र सिर्फ 40 से 50 साल होती है, 2 पूरी पीढ़ियां गुजर चुकी थीं। उसके मन में एक उत्सुकता जगी। वो सोचने लगा कि क्या वो छोटा नासमझ जिल्गामेशा अब तक बुढ़ापे की वजह से मर चुका होगा। हैरान करने वाली बात ये थी कि जवाब था नहीं। क्या वो मर गया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। उस विशालकाय हस्ती के जाने के बाद शुरुआती 10 सालों में जिल्गामेशा ने अपनी इस अनोखी खोज से हैरान होते हुए अपने लोगों को उस मुश्किल भरे सफर से बाहर निकाला। उन्होंने सीखा कि आग से खाना पकाया जा सकता है, रात में बड़े बड़े खूंखार जानवरों को भगाया जा सकता है और कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में खुद को गर्म रखा जा सकता है। अब उन्हें समझ आया कि उस बुद्धि के देवता ने ऐसा क्यों कहा था कि आग ही सभ्यता की शुरुआत है। जहाँ तक उस न्याय की तलवार की बात थी, वो उस आदिम जंगल में एक अजय हथियार साबित हुई। उसकी धार इतनी तेज थी कि जिल्गामेशा ने अनगिनत जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार दिया,
जिससे उसके तड़पते हुए लोगों को आखिरकार पलटकर लड़ने की ताकत मिल गई। दूसरे दशक के दौरान जिल्गामेशा ने अपने लड़कपन को पीछे छोड़ दिया और वो अपने 30 के पड़ाव में पहुंच गया। वो अब और भी रौबीला और लंबा हो गया था और इंसेक्टॉइड प्रजाति का सबसे ताकतवर शिकारी बन चुका था, जिसे पूरा कबीला नायक राजा के नाम से जानता था। उसने जमीन को साफ करने के लिए आग का इस्तेमाल किया, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो गई और उन्होंने शुरुआती खेती करना शुरू कर दिया। वो बेमिसाल था, थोड़ा घमंडी था और पूरी तरह से हुक्म चलाने वाला एक सच्चा तानाशाह शासक था। बुद्धि के देवता ने सभ्यता के 3 खजाने उसके हाथों में सौंपे थे और वो ये बात अच्छे से समझता था कि सभ्यता का असली मतलब है ज्ञान और इतिहास को आगे बढ़ाना। इसलिए उसने अपनी कहानी को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी बहादुरी से क्यूनिफॉर्म की खोज कर डाली। उसने उनकी भाषा को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो पहला ऐसा अक्लमंद इंसान है जिसने इस सभ्य दुनिया के इतिहास को लिखने की शुरुआत की है। उसने किताबों में इतिहास दर्ज किया और गीत लिखे और इस पूरे कलेक्शन का नाम उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जेनेसिस रख दिया। उसने बड़े ही कड़े और तानाशाही अंदाज में राज किया। भले ही वो एक निरंकुश तानाशाह था, लेकिन उसका रुतबा और करिश्मा गजब का था। कबीले में उसकी 131 पत्नियां थीं। उसके ज्यादातर बच्चे बेहद मजबूत और ताकतवर थे, जिन्हें विरासत में अपने पिता जैसा डील डॉल और अक्ल मिली थी। लेकिन आम इंसेक्टॉइड्स की उम्र केवल 30 से 40 साल ही होती है। अब तक जिल्गामेशा अपने 30 के दशक के आखिरी सालों में पहुंच चुका था। वही आदमी जो कभी न्याय की तलवार भांजता था, वो बेबाक और निडर नायक राजा अब आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। मजबूत लकड़ियों से बने एक घर के अंदर अंगीठी में आग धधक रही थी। जिल्गामेशा डार्क क्लॉज जानवरों की खाल से बनी एक विशाल कुर्सी पर शांति से बैठा था। लपटों को देखते हुए उसने खुद से धीरे से कहा कि ये सभ्यता की वही आग है जो उसे बुद्धि के देवता ने दी थी। जिल्गामेशा का वो कभी लंबा और रौबीला दिखने वाला शरीर अब बुढ़ापे की वजह से कमजोर पड़ चुका था। उसने अपना सिर घुमाकर दीवारों की तरफ देखा, जहां ट्रॉफी के रूप में कई विशाल जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। उसकी जिंदगी बेहद शानदार और आलीशान रही थी, इतनी कि उसने अपनी जवानी के हर सपने को पूरा कर लिया था। वो संतुष्ट था। कबीले का अगला लीडर पहले ही चुना जा चुका था, उसका बेटा आर्टोरिया, जिसकी काबिलियत उसके पिता से कम नहीं थी और जो कबीले को कामयाबी के नए रास्तों पर ले जा सकता था। जिल्गामेशा साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें अब धीरे धीरे थमती जा रही हैं और अंत करीब है। मौत से बच पाना किसी भी जीव के लिए मुमकिन नहीं है और उसने भी अपनी किस्मत को मान ही लिया था। तभी उसने चुपके से वो छोटी सी शीशी निकाली। ये वही ताकत का खून था जो उसे बरसों पहले मिला था। अब जब उसके लोग सुरक्षित थे तो उसके मन में कोई और चिंता नहीं बची थी। उसे याद आया कि बुद्धि के देवता ने कहा था कि दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा ही इस तीसरे खजाने को पीने के बाद जिंदा बच सकता है। उसने खुद से पूछा कि क्या वो सच में वो सबसे बहादुर योद्धा है। उसने फैसला किया कि आज इसका पता लगा ही लिया जाए। बुढ़ापे की वजह से धुंधली पड़ चुकी उस नायक राजा की आंखों में अचानक एक हल्की लेकिन तेज चमक लौटी। एक पल के लिए उसके दिमाग में उसके बीते शानदार दिनों की गूंज सुनाई दी। अचानक वो भावनाओं से भर गया और उसकी जीती हुई आलीशान जिंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। उसने अपनी आंख से टपके एक आंसू को पोंछा और शांति से अपने ही हाथ पर एक कट लगाया। उसने उस घाव में ताकत का खून डाल दिया और अगले ही पल एक न बर्दाश्त होने वाला, चीर देने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। जिल्गामेशा जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इस बूढ़े नायक ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें जीती थीं, लेकिन वो कभी दर्द के मारे इस तरह नहीं कराता था। पर आखिरकार वो मौत के मुंह से बच निकलने में कामयाब रहा। जैसे ही वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, हम देखते हैं कि उसके लंबे बालों का असली रंग उड़ चुका था और वे बिल्कुल सफेद, एकदम चमकदार हो गए थे। उसका चेहरा अब किसी भगवान की तरह बिल्कुल परफेक्ट और जवान दिख रहा था। उस लकड़ी के घर के अंदर उसने अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस किया। उस गठीले बदन वाले सफेद बालों के जवान लड़के ने खुद से धीरे से कहा कि ताकत का खून वाकई गजब की चीज है। ये सचमुच एक बेमिसाल ताकत थी। इस समय जिल्गामेशा साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर से एक कभी न खत्म होने वाली ताकत उबल उबल कर बाहर आ रही थी। इसी बीच कबीले में उसका बेटा आर्टोरिया कमान संभालने की तैयारी कर रहा था। आर्टोरिया एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ और नया लीडर बनने का ऐलान करने के लिए उसने न्याय की तलवार हवा में लहराई। अपने घमंडी पिता के मुकाबले वो काफी समझदार और भले स्वभाव का था। वो एक बेहद दयालु राजा लग रहा था। जिल्गामेशा ये बात जानता था और इसीलिए वो बुढ़ापे में गद्दी छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आर्टोरिया दयालु था और लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पिता की इज्जत करता था और उसका इरादा कभी जबरदस्ती गद्दी छीनने का नहीं था। लेकिन जिल्गामेशा के लिए अब किसी भी ऐसे इंसान का बचना मुमकिन नहीं था जो उसके सामने खतरा बन सके। वो वापस लौटा और उसने खुद को फिर से लीडर घोषित कर दिया। गद्दी अब भी उसी की थी। उस दिन यामली कबीले में खून बहा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नायक राजा जिल्गामेशा ने अपने ही बेटे से उसका हक छीन लिया और अपनी इस दूसरी जिंदगी के साथ एक बार फिर अपनी तानाशाही शुरू कर दी।
अपनी इस नई जिंदगी के पहले 10 सालों में उसने अपने लोगों को पत्थरों से मजबूत घर बनाना सिखाया। पूरा कबीला फिर से एक हो गया और अब वे बिना ताकत के खून के भी बाहर के विशालकाय जानवरों से मुकाबला करने के दौर में पहुंच चुके थे। जिल्गामेशा के अंदर अब दीमकों वाले जीन्स आ चुके थे, जिसकी वजह से वो 100 साल पुराने पेड़ों को उखाड़ सकता था और पहाड़ों जैसी ताकत रखता था। उसने 13 साल तक उन राक्षसी जानवरों के खिलाफ अपने लोगों का नेतृत्व किया, जिसके बाद उसने धरती के सबसे खूंखार जीव को चुनौती देने का फैसला किया। ये था दीमक जैसा दिखने वाला एक बहुत बड़ा दैत्य फिनबा, जिसके बारे में मशहूर था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास है। फिनबा उस विशालकाय जीवों के दौर का राजा था, वही जीव जो इस सैंडबॉक्स की साइज लिमिट तक पहुंच चुका था। जिल्गामेशा और फिनबा के बीच 3 दिन और 3 रात तक भयानक लड़ाई चली। धरती फट गई और घाटियां पूरी तरह तबाह हो गईं। उस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान अनगिनत जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। कबीले के लोग गर्व और अचरज से भर गए और उन्होंने उसकी इस अकल्पनीय ताकत की तारीफ में गीत लिखे। वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली नायक राजा था। वापस लौटने पर अपने लोगों की तरफ देखते हुए उसने अचानक एक नया देश बनाने का ऐलान किया। पल भर में पूरा कबीला खुशी से झूम उठा। लोग खुशी के मारे रो पड़े, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इस महान नायक राजा की छत्रछाया में अब उनके भटकने और दर-बदर होने के दिन हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अब उन्हें उन विशालकाय दैत्यों के जुल्मों का डर नहीं था। सभ्यता के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी और जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। जिल्गामेशा ने अपने बेटे के साथ की गई बर्बरता को इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं होने दिया, बल्कि उसने जेनेसिस की किताब में सिर्फ अपनी ही बहादुरी के किस्से लिखवाए। उसकी वीरता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। उस यामली राजवंश के इतिहास में जहां उसके किस्से बहुत संभाल कर रखे गए थे, वहां के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिल्गामेशा ने ताकत का खून पिया, फिनबा नाम के उस पौराणिक दैत्य को मार गिराया और बड़े बड़े पत्थरों को हिलाकर अपने कबीले के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। इस तरह उसने इतिहास के पहले नगर राज्य की नींव रखी, जिसका नाम था खड़े पत्थरों का शहर। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ा, हमारी कहानी में सम्राट जिल्गामेशा ने अपनी पूरी ताकत इस पूरी जमीन पर सभ्यता का विकास करने में झोंक दी। वो एक गजब के रसूख और करिश्मे वाला आदमी था, लेकिन साथ ही वो उतना ही बड़ा और क्रूर तानाशाह भी था। उसने अपनी प्रजा के लिए करेंसी बनाई और उनकी भाषा को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। जहां एक तरफ उसने बड़े बड़े आलीशान शहर बसाए, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी प्रजा को बेरहमी से अलग अलग जातियों और सामाजिक दर्जों में बांट दिया और अपनी सनक पूरी करने के लिए लोगों की जमा पूंजी और संसाधनों को पानी की तरह बहाया। उसने अनगिनत योद्धाओं को दुनिया की आखिरी सीमाओं को खोजने के लिए भेजा। लोगों की नजरों में वो अब भी एक महान नायक राजा था, लेकिन हकीकत में वो एक नंबर का जालिम तानाशाह बन चुका था। यामली राजवंश के 87वें साल तक पहुंचते पहुंचते जिल्गामेशा की उम्र 127 साल हो चुकी थी। खड़े पत्थरों के शहर की आबादी अब करोड़ों में पहुंच गई थी, जहां हर दिन हजारों गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। उसने रईसों और नवाबों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े अखाड़े भी बनवा दिए थे, जबकि पुराने तौर तरीकों को जानने वाले कबीले के असली लोग कब के मर खप चुके थे। सदियों का वक्त बीतने के साथ नई पीढ़ी के लोग अब ये भूल चुके थे कि उनके पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए कितनी मुश्किलें और क्या क्या परेशानियां झेली थीं। ऐशो आराम की जिंदगी पाकर वे धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यामली का वो राजा आज भी उतना ही रौबीला और रहस्यों के साए में घिरा हुआ था। खड़े पत्थरों के शहर के उस शाही महल के धुंधले और भारी कमरों के बीच हमें एक लंबा और हैंडसम आदमी बोइंडा है। वो सफेद हड्डियों से बने एक बेहद खूबसूरत सिंहासन के सामने शांति से खड़ा था और उसकी वो जादुई तलवार हमेशा की तरह उसकी कमर से लटकी हुई थी। ये थी चीर देने वाली तलवार, जिसे यामली का महान राजा और इस साम्राज्य का मालिक महामहिम जिल्गामेशा थामे हुए था। तभी उसके कमंत्री, जिसका नाम हानमैन था, पूरी दुनिया की खोज पूरी करके रिपोर्ट देने उसके पास आया। हानमैन एक अजीब सी दीवानगी और कांपती हुई आवाज में दुनिया के कोने कोने में खोजी गई चीजों का ब्यौरा देने के लिए बेताब था। महल के मंत्री और एक नए दूत के रूप में हानमैन ने अपनी लंबी यात्राओं के दौरान देखी गई हर एक चीज का बड़े जोश के साथ बखान किया। जिल्गामेशा ने उस मंत्री की तरफ टकटकी लगाकर देखा और सीधे एक सिंपल सवाल पूछा, हमारी इस दुनिया की असली हकीकत क्या है? ये कैसी दिखती है? उसकी वो तेज नजरें महल की दीवारों को चीरकर सीधे नीले आसमान की तरफ देख रही थीं। शायद वो उन योद्धाओं के बारे में सोच रहा था जो सच की तलाश में निकले थे। दशकों की लंबी यात्राओं और भारी नुकसान के बाद जो लोग चारों दिशाओं में निकले थे, वे आखिरकार एक जवाब के साथ वापस लौटे थे। हानमैन ने बड़े अदब से सिर झुकाया और अपनी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा कि उनकी दुनिया का आसमान गोल है और नीचे की धरती चौकोर है। उसने आसमान को बादलों की एक कभी न खत्म होने वाली झील बताया, जबकि उनके पैरों के नीचे की जमीन को एक बिल्कुल परफेक्ट और कभी न बदलने वाला चौकोर टुकड़ा कहा। उसने बताया कि इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसके चारों तरफ पहाड़ों और बलखाती नदियों का घेरा है। यह जमीन इतनी ज्यादा विशाल है कि अगर कोई इंसान दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले जानवर पर बैठकर भी एक सीधी लकीर में चले, तो उसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में पूरे 20 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। जिल्गामेशा अपने सिंहासन पर काफी देर तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा।
फिर उसने बस इतना कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा जहांपना, हानमैन ने जवाब दिया और जाने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जाते जाते भी वो अपने राजा को एक आखिरी बार श्रद्धा और सम्मान भरी नजरों से देखना नहीं भूला। इसी महान नायक राजा ने उन्हें गुफाओं से बाहर निकाला था, उनके कबीलों की शुरुआत की थी और उन्हें खेती बाड़ी से निकालकर पत्थरों के युग में लेकर आया था। वही उन्हें नगर राज्यों के सुनहरे दौर में लाया था और उसने खुद अपने हाथों से दैत्यों के राजा फिनबा का शिकार किया था। उसने सभ्यता के एक के बाद दूसरे युग का रास्ता दिखाया था। 30 साल पहले हानमैन महज एक युवा घुमक्कड़ हुआ करता था। उसे महामहिम ने खुद महल में बुलवाया था ताकि वो इस पूरे साम्राज्य के भूगोल का नक्शा तैयार कर सके। और आज जब वो इस शहर में वापस लौटा था तो वो कोई जवान लड़का नहीं रह गया था। इसके बजाय अब वो धुंधली आंखों वाला एक कांपता हुआ बूढ़ा बन चुका था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के करीब था। वो जानता था कि अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर भी उसका राजा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो बीते सालों में था। महाराज के चेहरे पर वक्त के गुजरने का एक भी निशान नहीं था और इसी बात ने हानमैन के बूढ़े शरीर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखें अपने राजा के लिए एक दीवानगी से भरी हुई थीं। एक सदी से भी ज्यादा समय से महामहिम को अपनी असली ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उनकी ताकत अब किस मुकाम पर पहुंच चुकी थी ये कोई नहीं जानता था। शायद ये अमर राजा यामली के लोगों को एक नए महान युग में ले जाने वाला था। हम देखते हैं कि पूरा महल खाली हो जाता है और जिल्गामेशा अकेले में इस बात पर विचार करने लगता है कि उसकी दुनिया गोल आसमान और चौकोर धरती जैसी है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने बगल में रखी उस बड़ी तलवार को बड़े प्यार से सहलाया, जैसे वो उसकी जिंदगी भर की साथी हो। इतने सालों के लंबे सफर में सिर्फ वही एक चीज थी जो हमेशा उसके साथ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने मशाल की ताकत यानी ज्ञान पर तो पूरी तरह काबू पा लिया है और ताकत के खून के रहस्यों को भी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन चीर देने वाली तलवार की हकीकत आज भी उसकी समझ से परे थी। जिल्गामेशा ने हैरानी में बुदबुदाते हुए कहा कि पूरी दुनिया छान मारने के बाद भी वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये तलवार आखिर बनी कैसे है। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर किस चीज से बनी होगी, किसी प्राचीन दैत्य की हड्डी से या फिर किसी खोई हुई सभ्यता की कारीगरी से। पर अफसोस, ये दुनिया कोई असली दुनिया नहीं थी। इस सैंडबॉक्स की मिट्टी के नीचे कभी कोई कच्ची धातु दफनाई ही नहीं गई थी, क्योंकि इस धरती में कोई मेटल था ही नहीं। इसलिए सैंडबॉक्स के अंदर पनपने वाली सभ्यता की किस्मत में एक दायरा तय था। वे हमेशा के लिए पत्थर के युग में ही रहने के लिए मजबूर थे। कम से कम दुनिया को लेकर उनकी अपनी समझ के हिसाब से तो यही सच था। मेटल या धातु का ख्याल भी उनके दिमाग में कभी नहीं आ सकता था। इस दुनिया के लिए वो चमकती हुई और कभी न टूटने वाली तलवार इकलौती और अनोखी चीज थी। ये अटूट चीज रहस्यमयी थी, ताकतवर थी और अपने आप में अकेली थी। यहाँ तक कि उन्होंने धरती के आखिरी छोर भी ढूंढ निकाले थे। वे दुनिया के बिल्कुल कोने तक पहुँच गए थे, लेकिन पुरानी कहानियों में मशहूर उस महान और बुद्धिमान जीव बुद्धि के देवता का उन्हें कहीं अता पता नहीं मिला। पूरे साम्राज्य का कोना कोना छानने के बाद भी वे उस बुद्धि के देवता को खोजने में नाकाम रहे जो बरसों पहले प्रकट हुआ था। राजा सोचने लगा कि ऐसा जीव आखिर रहता कहाँ होगा, क्योंकि उस महान हस्ती के पास जो सभ्यता और ज्ञान था वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। तोहफे में मिली ये चीर देने वाली तलवार उसके लिए एक ऐसा रहस्य थी जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाया। भले ही वो इसे किसी दैवीय खजाने की तरह अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था, लेकिन पूरी सभ्यता को खड़ा करने वाली इस पवित्र तलवार ने उसे एक चेतावनी भी दी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस ताकत को सभ्यता कहा जाता है उसका तो उसने अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सीखा है। बाकी सब कुछ अभी भी एक बहुत बड़ा अनजाना समंदर था और इस तलवार के रहस्य उसे बार बार उसकी अपनी कमियों और सीमाओं की याद दिलाते रहते थे। ये तलवार कैसे बनी, इस रहस्य ने उसके मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। उसके लिए ये तलवार किसी अपशकुन या एक ऐसी चेतावनी की तरह थी जो एक बारीक धागे के सहारे उसके सिर के ठीक ऊपर चुपचाप लटकी हुई हो। उसे लगता था कि ये किसी भी पल गिर सकती है और बिना किसी चेतावनी के उसकी जान ले सकती है। सभ्यता की ये ताकत वाकई एक ऐसी चीज थी जिसे पाने की तड़प कभी खत्म नहीं हो सकती थी। इसी बीच जिल्गामेशा अपने सिंहासन पर बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले बैठा रहा। किसी गहरी घाटी में सोए हुए शेर की तरह उसकी नजरें दूर शून्य में टिकी थीं और वो एक सदी पहले की अपनी एक पुरानी याद में खो गया था। उन बीते और भुलाए जा चुके सालों की याद, जब उसने एक बेहद विशालकाय हस्ती को देखा था, एक ऐसा दैत्य जिसकी ऊंचाई होश उड़ा देने वाली थी। एक पवित्र रोशनी से चमकते हुए उस दैत्य ने उसके बचपन के रूप को अपनी चौड़ी हथेली पर उठाया था और वहां से नीचे के पहाड़ों और नदियों को दिखाया था। वो पल जब उसे सभ्यता के 3 खजाने दिए गए थे, आज भी उसकी जिंदगी का सबसे यादगार और कभी न भूलने वाला नजारा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने इतना साफ था मानो कल की ही बात हो, लेकिन बदकिस्मती से उसकी इस लंबी जिंदगी का अंत अब आखिरकार बिल्कुल करीब आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अब ताकत और शक्ति का कोई भी ज्ञान उसे मौत के करीब आने से रोक नहीं सकता था। वो अंदर से तड़प रहा था कि उसे एक तीसरी जिंदगी मिल जाए। वो बस एक आखिरी बार उस बुद्धि के देवता को देखना चाहता था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है।
उसी समय मैं अपनी बगल में रहने वाली एक लड़की के साथ आराम से गपशप कर रहा था और डिनर का मजा ले रहा था। मुझे जिल्गामेशा की कोई प्रार्थना सुनाई नहीं दी, और सच कहूँ तो अगर मुझे सुनाई दे भी जाती तब भी शायद मैं बीच में दखल नहीं देता। जिस जिंदगी का अंत तय है उसे एक न एक दिन खत्म होना ही पड़ता है। कोई भी हमेशा के लिए अमर नहीं हो सकता। जिल्गामेशा ने पहले ही एक ऐसी आलीशान और ऐतिहासिक जिंदगी जी ली थी जिससे मुझे खुद थोड़ी जलन होने लगी थी। पूरी जिंदगी राज किया, ऐशो आराम देखा और प्रजा से भगवान की तरह पूजा गया। अब भला उसे किस बात का मलाल होना चाहिए था। लेकिन मैं ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि मौत का एक बार सामना करने के बाद वो जिंदगी से चिपके रहने के लिए किस हद तक तड़प रहा था। उस गहरे और पुराने डर को महसूस करने के बाद वो वीर राजा अब अपने अंत से बुरी तरह खौफ खाने लगा था और तीसरी जिंदगी पाने के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो चुका था। यामली राजवंश के 102वें साल में जिल्गामेशा 142 साल का हो चुका था। एक आम इंसान से 3 गुना ज्यादा जीने के बाद आखिरकार उस महान राजा का चेहरा अब बूढ़ा होने लगा था। इस बात ने उसे ऐसे गुस्से से भर दिया जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। उसने पूरे देश को उस बुद्धि के देवता को ढूंढने के काम पर लगा दिया। साथ ही उसने दुनिया भर के अजीबो गरीब हकीमों, तांत्रिकों और जादूगरों को महल में इकट्ठा किया ताकि वे अमर होने की दवाएं बना सकें और काले जादू पर रिसर्च कर सकें। इस दौरान इलाज की अंधी तलाश में उस प्राचीन जंगल के अनगिनत विशालकाय जानवरों को बेरहमी से काटा और मारा गया। उनके शरीर के अलग अलग अंगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और यहाँ तक कि कभी जंगलों में राज करने वाले वो डार्क क्लॉज जानवर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। इतिहास के पन्नों में इस दौर को जालिम नगर राज्यों का काला दौर कहा गया है। 13 साल बाद महल के एक जादूगर ने आखिरकार एक ऐसी दवा तैयार कर ली जो उम्र बढ़ा सकती थी। इससे जिल्गामेशा की जिंदगी कुछ समय के लिए तो बढ़ गई, लेकिन जल्द ही उसके शरीर पर उस दवा का असर होना बंद हो गया। कई बार दवा लेने के बाद उसने अपना काम करना पूरी तरह छोड़ दिया। जिल्गामेशा एक बार फिर तेजी से बुढ़ापे और ढलान की तरफ बढ़ने लगा। मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई भी जीव भाग नहीं सकता, चाहे वो इतिहास का सबसे महान नायक ही क्यों न हो। राजवंश के 145वें साल तक यानी 30 साल और बीतने के बाद जिल्गामेशा को साफ महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी की आखिरी बची कुची ताकत भी अब दम तोड़ रही है। वो कभी पहाड़ों को हिलाने वाला बूढ़ा राजा अब अपने सिंहासन पर बिना हिले डुले बैठा रहता था और अपनी आंखें बंद करके अपनी प्रजा के भविष्य के बारे में सोचता रहता था। उसने अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की और देखते ही देखते पूरे साम्राज्य में खलबली मच गई। महान राजा आखिरकार अपने आखिरी दिन गिन रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी न मरने वाला वो वीर नायक राजा जिल्गामेशा सच में अपने सफर के अंत पर पहुंच गया है। फिर भी कुछ समय तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर गद्दी का दावा करे। आखिर सबको याद था कि पिछली बार जब राजा का अंत करीब आया था तो क्या हुआ था। उसने अपने भरोसेमंद बेटे आर्टोरिया को नया लीडर चुना था, लेकिन खुद दोबारा जवान होने के बाद उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। जाहिर है हर कोई अगला आर्टोरिया बनने के नाम से ही थर-थर कांप रहा था, लेकिन जिल्गामेशा बहुत बड़ा दिमागबाज था। उसने सीधे एक शाही फरमान जारी किया, जो भी गद्दी का दावेदार चुना जाएगा उसे वो पवित्र ताकत का खून दिया जाएगा। उनके पास भी राजा जैसी ही बेहिसाब ताकत होगी, इसलिए उनके पास राजा से डरने की कोई वजह नहीं बचेगी। इसके अलावा उन्हें अपने समर्थकों का नेतृत्व करने और एक दूसरा शाही शहर बसाने का हक भी मिलेगा। ताकत का खून मिलने और अपना खुद का शहर बसाने की बात पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा देश दंग रह गया। अनगिनत व्यापारी, गुलाम, आम लोग और रईस सब इस सुनहरे मौके की तरफ खींचे चले आए। बड़े बड़े अमीर और कारीगर महल के दरवाजों पर इकट्ठा हो गए, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले कई लोगों का अंत बहुत खौफनाक हुआ। ज्यादातर लोग उस ताकत के खून को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तड़प तड़प कर मर गए। इस जानलेवा परीक्षा में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाए। पहला जंगल का एक जांबाज योद्धा लिचाडू और दूसरा मैदानों का एक लोहार रैंडल। इन दोनों ने अपने अपने नगर राज्य खड़े किए और इस तरह 2 नए राजा सामने आए जो इस ताकत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। वे उस बूढ़े होते जिल्गामेशा के बाद कमान संभालने और यामली सभ्यता की अगली पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए ही बने थे। सभ्यता की शुरुआत जिल्गामेशा से हुई थी, लेकिन वो जानता था कि इसका अंत उसके साथ नहीं होना चाहिए। यामली राजवंश के 175वें साल तक आते आते अब 3 राजा एक साथ खड़े थे जो मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, एक नाजुक लेकिन ठीक ठाक तालमेल के साथ। सारे नगर राज्य कामयाबी और तरक्की के एक ऐसे दौर में पहुंच गए जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ठीक उसी समय जिल्गामेशा को अपनी मौत का बिल्कुल आखिरी बुलावा महसूस हुआ। उसने इस तय मौत के खिलाफ अपनी एक आखिरी जंग शुरू की और देश भर के कारीगरों को बुलाकर हीरोज हॉल से भी कहीं ज्यादा आलीशान और बड़ा एक मंदिर बनाने का हुक्म दिया। ये बनने वाला था बुद्धि के देवता का मंदिर, पत्थरों से बना एक बहुत बड़ा और पवित्र धाम जहां वो अपनी मुक्ति और जान बख्शे जाने की उम्मीद कर रहा था। उस मंदिर के अंदर एक दैत्य की विशालकाय मूर्ति खड़ी की गई, एक ऐसी रौबीली मूर्त जिसमें से असीमित और कभी न खत्म होने वाली रोशनी निकल रही थी। वो मूर्ति अपने एक हाथ में बचपन के नायक राजा जिल्गामेशा को थामे हुए थी और उसकी नीली आंखें नीचे की पूरी दुनिया को निहार रही थीं। उस मूर्ति से एक कमाल की जादुई और ईश्वरीय चमक आ रही थी। उस दिन जिल्गामेशा अपने सारे मंत्रियों को लेकर उस जगह पहुंचा। वो अपनी करोड़ों की
प्रजा को भी उस बुद्धि के देवता की पूजा करने के लिए वहां ले आया, इस उम्मीद में कि वो महान भगवान उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। वो अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चाई दिखाना चाहता था ताकि मरने से पहले बस एक आखिरी बार उस बुद्धि के देवता के दर्शन कर सके। जैसे ही उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, गिलगामेश के उस बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरे से आंसुओं की धार बहने लगी। आखिर पूरे 100 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। अपने अंत का सामना करते हुए राजा ने अपने पूरे दरबार के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उस महान हस्ती से एक दूसरी मुलाकात की भीख मांगी। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया और बुद्धि के देवता से गुहार लगाई कि वो बस एक आखिरी बार उसके सामने आ जाए। इस नायक राजा की आखिरी हसरत बस उस रहस्यमयी जीव को देखने की थी जिसने कभी उसे सभ्यता के 3 खजाने दिए थे। चूंकि जिंदगी और मौत का ये मामला बहुत बड़ा था, इसलिए उस रचयिता ने, जो उस वक्त अपनी बहन के साथ बाहर टहल रहा था, इस पुकार को सुन लिया। जैसे ही उसे मास्टर ब्रेन से ये मैसेज मिला, पुरानी यादों का एक झोंका उसके दिल को छू गया और उसने इस मुलाकात के लिए हाँ कह दी। उसे भी अपने इस पुराने दोस्त से मिलना था और सच कहें तो अब दूसरे जीवों की तबाही को रोकना भी जरूरी हो गया था। समय की तेज रफ्तार वाले बस कुछ ही दिनों के अंदर गिलगामेश के लोगों ने न जाने कितने इकोसिस्टम बर्बाद कर दिए थे और कई प्रजातियों का नामो निशान मिटा दिया था। और ये सारी तबाही सिर्फ और सिर्फ गिलगामेश के अमर होने के उस दीवाने सपने को पूरा करने के लिए की गई थी। रचयिता ने समय की रफ्तार को वापस नॉर्मल स्पीड पर सेट किया और सीधे सैंडबॉक्स की दुनिया के अंदर कदम रख दिया। उसी पल वहां के जीवों के लिए पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। सारे पहाड़, नदियां और समंदर कांप उठे। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती थरथरा रही हो। पेड़ कुचले जा रहे थे और घाटियों में पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान बनते जा रहे थे। जैसे जैसे वो परछाई करीब आ रही थी, अनगिनत जानवर दहशत में आकर घने जंगलों की तरफ भागने लगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने लगा। वो पूरा शाही शहर हिलने लगा। लोग डर के मारे सोचने लगे कि क्या पत्थरों के ये मंदिर आखिरकार ढहने वाले हैं। उस समय जब गिलगामेश अपने मंत्रियों के साथ पूजा में लीन था, उसे अचानक एक जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास हुआ। दशकों में पहली बार इस बूढ़े नायक राजा का चेहरा एक बच्चे जैसी मासूमियत और अचरज से खिल उठा। पूरे 200 लंबे सालों के बाद वो आखिरकार एक बार फिर उस बुद्धि के महान देवता को सामने देख रहा था। वही बुद्धि का देवता जिसने उसे सभ्यता के 3 पवित्र खजाने दिए थे, आखिरकार लौट आया था। जब उस रचयिता ने नीचे की तरफ देखा तो वो उस विशाल शहर को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे थे। उसके लिए तो वो शहर किसी बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ा नहीं था, लेकिन इतने नन्हे जीवों के हिसाब से इतनी बड़ी कलाकृति बनाना वाकई तारीफ के काबिल था। उसने उन खूबसूरत वेदियों और मंदिरों की तरफ देखा और वहां पत्थरों की उन ऊंची मूर्तियों के नीचे बर्फ जैसे सफेद बालों वाला वो बूढ़ा राजा ऊपर देख रहा था। वो अपनी उस चीर देने वाली तलवार को कसकर थामे हुए था और उसकी आंखों से सोने चांदी जैसे चमकीले आंसू बह रहे थे। रचयिता ने उस रोते हुए बूढ़े आदमी को नीचे देखा और अपने इस पुराने दोस्त के लिए उसके दिल में पुरानी यादों का एक भारी गुबार उमड़ आया। उसे वो शर्मीला छोटा सा जीव याद आया जिसे उसने कभी अपनी हथेली पर उठाया था। वो लड़का जो उस विशाल पेड़ की चोटी पर खड़ा हुआ था। वो गर्म खून वाला नौजवान जो कभी हाथ में तलवार लिए आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा था, आज अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा था। फिर भी गिलगामेश का वो जोश से भरा जवानी का रूप ऐसा लगता था मानो कल की ही बात हो। उसने बड़े प्यार से पूछा, तो गिलगामेश, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए या नहीं इन बीते सालों में? रचयिता ने पूछा और उसकी आवाज बादलों की गहरी परतों को चीरती हुई नीचे आई। जैसे ही वो आवाज उस चकाचौंध से भरे शाही शहर पर गिरी, गिलगामेश कांप उठा और वो अपनी पवित्र तलवार के सहारे टिक गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी सूखी और फटी आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी पाया हूँ। भले ही वो पहली बार बादलों को चीरने वाले उस दैत्य को नहीं देख रहा था, फिर भी वो इस नज़ारे को देखकर अंदर से हिल गया। वो विशालकाय आकार सीधे आसमान में जा रहा था और उसका धड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी दुनिया के ढांचे को संभाल रखा हो। एक घनी और जादुई रोशनी ने उस दैत्य के चेहरे को छिपा रखा था, जबकि बादलों की ओट से एक बिल्कुल पवित्र और ईश्वरीय रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। वो दैत्य पूरे शहर को नीचे निहार रहा था, जो एक ही समय पर रहस्यमयी, गंभीर और पूरी तरह से आलीशान लग रहा था। यह एक ऐसा पवित्र नजारा था जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। यकीन करना मुश्किल था कि सच में ऐसी कोई हस्ती वजूद में हो सकती है। पूरे शहर में मौजूद 1 करोड़ लोग बढ़िया चमड़े के कपड़े पहने, अमीर व्यापारियों से लेकर फटे चीथड़ों में लिपटे गुलामों तक सब जहां के तहां थम गए। हर आम इंसान और कारीगर ने अपने औजार फेंक दिए और अपने घरों से बाहर निकल आया। इस नामुमकिन नज़ारे को देखने के लिए पूरी सड़कें खचाखच भर गईं। उन्होंने आसमान को चीरते हुए उस विशाल दैत्य को देखा, जो उनकी कहानियों का वही महान बुद्धि का देवता था जिसने उन्हें सभ्यता का तोहफा दिया था। वो सचमुच एक बेमिसाल हस्ती थी जो हजारों लाखों फीट ऊंची खड़ी थी। जिंदगी का यह कितना आलीशान और अद्भुत रूप था जिसकी तुलना सिर्फ सूरज, चांद और तारों से ही की जा सकती थी। हर कोई सदमे में खो गया था। उनके दिमाग अचरज, डर और न जाने कितनी मिलीजुली भावनाओं से बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे, जो आखिरकार एक असीमित श्रद्धा और भक्ति में बदल गए। गिलगामेश ने अपने महल के मंत्रियों के चेहरों पर छाए उस सदमे को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की, सब कुछ जानने वाली मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस बुद्धि के देवता से मिला था तो उसके अंदर भी यही खौफ था। वो एक पल के लिए खामोश हो गया,
फिर जिल्गामेशा ने अपनी आंखों में एक गहरी चाहत लिए ऊपर देखा। बुद्धि के महान देवता, उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। अपनी तड़पती हुई नजरों के साथ उसने बात आगे बढ़ाई। 100 साल से भी पहले आपने मुझे एक मकसद दिया था। उसने उस सभ्यता की विरासत के बारे में बताया जो उसने खड़ी की थी, और ये साबित किया कि वो कामयाब रहा है। ऊपर आसमान में पूरे 10,000 मीटर की ऊंचाई से उस अमर और असीमित दैत्य की आवाज बादलों की मोटी परतों को चीरती हुई नीचे शहर पर गूंजी। रचयिता ने उस नायक राजा से कहा कि उसकी ये सारी कामयाबियां उसके लोगों द्वारा लिखी गई किताबों में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। यामली के इस महाकाव्य की शुरुआत में उसे हमेशा जिल्गामेशा, पहली पीढ़ी का सबसे महान नायक राजा कहा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उसके सम्मान में गीत गाएंगी और उसके चले जाने के बाद भी हजारों सालों तक उसका नाम जिंदा रहेगा। लेकिन सिर्फ कहानियों और गीतों में जिंदा रहना वो चीज नहीं थी जो ये बूढ़ा राजा असल में चाहता था। जिल्गामेशा अचानक बेचैन और उतावला हो उठा, जिसे देखकर उस दैत्य ने पूछा कि आखिर वो सच में क्या चाहता है। मुझे एक कभी न खत्म होने वाली अमर जिंदगी चाहिए, बिल्कुल आपके जैसी। जिल्गामेशा चीख पड़ा और बादलों में छिपे उस दैत्य की तरफ देखने लगा। अपनी एक बिल्कुल दीवानी और हताश कर देने वाली तड़प के साथ उसने ऐलान किया कि वो इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उसने अमरता के उस खजाने के लिए भीख मांगी। लेकिन ये बातें सुनकर रचयिता बस खामोश रहा। इस समय इस महान सम्राट के पास दुनिया की लगभग हर चीज थी, नाम, शोहरत, ताकत और बेहिसाब दौलत, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया उसी की थी। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे वो अमर जिंदगी चाहिए थी जो उसके सामने खड़ी थी। अपने दिल के किसी कोने में वो अपनी आखिरी स्टेज की बीमारी का बोझ महसूस कर रहा था और जानता था कि मौत उसे किसी भी पल अपना शिकार बना सकती है। उसे जलन हो रही थी। यह जिल्गामेशा की उस आलीशान जिंदगी का अंत था जो इतिहास के एक सुनहरे और महान अध्याय जैसी दिखती थी। रचयिता ने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा लालची हो रहा है क्योंकि उसके पास देने के लिए अमरता का ऐसा कोई खजाना है ही नहीं। उसने उस राजा को देखा और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और हाइप कर दो।